नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी बहुत सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से मैं एक जीकेजीएस का सेशन लेकर आया हूं। और ये जीकेजीएस आप लोग जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप याद करिए, आपके दिमाग में हम डालने का कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको माइंड मेकअप रहेगा, जिससे आप आगामी एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुनिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब पहले कर दीजिए अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अपने माइंड में कैसे सेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल कौन सा था। देखिए, पतन का मतलब हो गया कि जो जहाँ बंदरगाह है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन स्थल है, जो बंदरगाह था, वो लोथल में मिला है। कहाँ मिला? लोथल। ये लोथल कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद से सटे, अहमदाबाद शहर में से कुछ दूरी पर एक नदी है। नदी का नाम क्या है? भोगवा नदी। और वहीं पर ये लोथल मिला है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? बंदरगाह हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान जो है वो कहाँ का निवासी था। देखिए, फाहियान चीन का निवासी था और ये जो भारत में लगभग 15 सालों तक रहा था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका जो विक्रमादित्य भी जिनको कहते हैं, उन्हीं के समय में भारत आया था। और ये लगभग है कि 399 से 414 ईस्वी के आसपास तक ये भारत का विभिन्न शहरों तक, विभिन्न जगहों तक भ्रमण किया और इसने शिक्षा दीक्षा हासिल की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अब भाई कोलकाता राजधानी थी तो फिर दिल्ली कैसे हुई? तो देखिए 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। उसी दिल्ली दरबार में ये ऐलान किया गया था कि भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली लाई जाएगी। ठीक है, ये ऐलान किया गया था 1911 ईस्वी में, लेकिन विधिवत रूप से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 ईस्वी में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखिए, भूकंप की तीव्रता समझिए, इसमें दो क्वेश्चन आता है कि भूकंप किस उपकरण से मापते हैं। तो अगर उपकरण का बात करेगा तो आप कहिएगा सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, लेकिन कौन से पैमाना होता है तो वो रिएक्टर स्केल। जैसे हम लोग बुखार मापते हैं ना, तो बुखार मापने वालों को क्या कहते हैं? बुखार मापने वालों को कहते हैं हम लोग थर्मामीटर। लेकिन किस पैमाना पे मापते हैं? तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं या फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो पैमाना जो हो गया फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल पैमाना है, और जो उपकरण है उसका नाम है सिस्मोग्राफ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या था। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम है चक्र। क्या नाम है बाबू? चक्र, याद रखिएगा। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो टोर्नेडो का संबंध है चक्रवात से। टोर्नेडो का संबंध किससे? चक्रवात से। चलिए अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व दे सकता है। राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के सदस्य में कौन से कास्ट, किस से समुदाय के लोगों को वो मनोनीत कर सकते हैं। तो समझिए बात को कि अगर लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय से एक भी लोग नहीं हो, अगर उनका संख्या कुछ भी नहीं हो, तो एटलीस्ट अगर हो गया तो ठीक है, राष्ट्रपति को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी ना हो, कुछ नहीं हो, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि 2 आंग्ल इंडियन को वो मनोनीत कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नाजीवाद का उदय किसके शासनकाल में हुआ, है ना, या नाजीवाद का संस्थापक कौन था। तो समझ लीजिए, नाजीवाद का जो संस्थापक है वो हिटलर था। कौन था? हिटलर। नाजीवाद का जो उदय है वो हिटलर के नेतृत्व में हुआ। 1920 ईस्वी में उसने सोशलिस्ट नाम का एक संस्था बनाया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाया। ठीक है, कौन सा पार्टी? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाया। ठीक है, जिसका नाम बाद में क्या रख दिया? बाद में इसका नाम रख दिया नाजी दल, है ना। तो नाजी दल उसका बाद में नाम रख दिया। तो ये
हिटलर का कहानी। हिटलर जो कि तानाशाह था, आपको पता होगा जर्मनी का तानाशाह था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। अब देखिए दीन ए इलाही धर्म जो है वो बहुत धर्मों के मेल जोल से उसकी अच्छी चीज़ों को लेकर बनाया गया एक धर्म था। इसके धर्म को बनाने वाले थे मुग़ल सम्राट अकबर, है ना। तो मुग़ल सम्राट अकबर ने इस धर्म को बनाया और वही इसका प्रधान पुरोहित था, है ना। सबसे बड़ा पुरोहित कौन था, मुग़ल सम्राट अकबर ही। लेकिन इस धर्म को अपनाने वाला सिर्फ एक ही हिंदू शासक था, एक ही हिंदू व्यक्ति था, और वो और अंतिम और पहला था, और वो उसका नाम है राजा बीरबल यानी बीरबल दास, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। देखिए कुतुब मीनार जो है वो कहाँ है, वो दिल्ली में। सीधी सी बात है, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है मतलब इसका नींव बनाने के लिए नींव किसने डाला था, तो ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था, उसी ने कुतुब मीनार, उसी के नाम पर कुतुब मीनार भी नाम रखा गया है। तो वो कुतुब मीनार बनाने का नींव रख दिया, लेकिन वो बीच में ही चल बसा। तो फिर लास्ट में जो उसका इच्छा का पूर्ति किसने करवाया, तो उसका दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने इसकी इच्छा की पूर्ति की और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए कम से कम कितना वर्षा होना चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए कम से कम। अगर धान का अच्छा फसल चाहते हैं तो कम से कम 150 सेंटीमीटर वर्षा होना ही चाहिए। तो देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको आप सुनिए, आपको बहुत याद होगा, रटने से ज़्यादा याद होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन बताते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर है और ये उत्तरांचल में स्थित है। ये इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। टिहरी बांध अगर आपको पता है तो बताइएगा कमेंट में कि टिहरी बांध किस नदी पर है। ये उत्तरांचल में है, ठीक है। इसका कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील में के पास है। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना, देखिए 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोला का आधा। पृथ्वी एक गोला है, और अगर पृथ्वी एक गोला है तो इसको दो भाग में बांटेंगे। अब दो भाग में अगर बांटते हैं तो ऊपर वाला गोला का आधा और नीचे वाला गोला का आधा हो जा रहा है, दो गोलार्ध हो जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाला गोलार्ध है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे ये वाला को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है ये विषुवत रेखा हो गया, बीच वाला क्या हो गया, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं। ये विषुवत रेखा से ऊपर वाला को बोलते हैं, इधर विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री वाला को बोलते हैं कर्क रेखा, और विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री वाला को बोलते हैं मकर रेखा। कभी एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे से इसको बताएंगे। तो विषुवत रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल बनवाने वाला जो उस समय के लिए इंजीनियर जो था वो कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। एक कहानी ऐसी भी है कि जब ताजमहल कंप्लीट हो गया तो शाहजहां ने कहा कि एक काम करो, तुमको जितना पैसा चाहो भैया ले लो, लेकिन तुम्हारा हाथ हम काट देंगे। क्यों, क्योंकि दोबारा तुम ऐसा चीज़ नहीं बनाओ। तो ऐसा कहावत है, क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। चलिए 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। चलिए सनी डेज के लेखक कौन है, तो सुनील गावस्कर है। सनी डेज के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर हैं। पौधे में जल परिवहन, पौधे में जल का जो संचरण होता है वो किससे होता है, तो वो जाइलम से होता है। किससे होता है, जाइलम, याद रखिएगा। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया। महालवाड़ी प्रथा का सर्वप्रथम जो है वो किसके द्वारा लाया गया प्रस्ताव, तो एच मैकेंजी द्वारा, और कब लाया गया, 1819 ईस्वी में महालवाड़ी प्रथा, याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। क्या है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है, तो महाभारत का मौलिक नाम जो है वो जय संहिता है, याद रखिएगा।
महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको बोलेंगे सुनेंगे आप उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कम ही करेंगे, बीच बीच में करेंगे, है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख याद है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, जब स्वतंत्रता मिल रहा था भारत को तब, है ना। और पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, तो इस तरह से उस समय कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। देखिए पहली बार महिला जो है ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो पेरिस ओलंपिक हुआ था 1900 ईस्वी में, उसी समय पहली बार महिलाएं भाग ली थी, है ना। उसके बाद पहले सिर्फ पुरुष भाग लेते थे ओलंपिक में। चलिए, प्रतिजैविक पेनिसिलिन एक कवक है, कवक से बनाया जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन सिर्फ कवक से बनाया जाता है, याद रखिएगा। 84वां संविधान संशोधन 2000, देखिए 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा 3 राज्य बनाया गया। कौन कौन सा? 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा बिहार से एक राज्य बनाया गया, झारखंड, है ना। अपना झारखंड बिहार से बना। वो कब बना? तो वो इसी 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। दूसरा राज्य कौन सा बना? दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़, किससे? उड़ीसा से, है ना। देखिए बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, और 2000 में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बना। तीसरा राज्य कौन बना? तो उत्तरांचल बना, यानी उत्तराखंड। वो किससे बना? वो उत्तर प्रदेश से बना। तो 3 राज्यों का गठन हुआ 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई गर्लहुड एक आत्मकथा है। माई गर्लहुड एक आत्मकथा किन की है? तो ये तस्लीमा नसरीन जी की है ना। और ये कौन है? तो ये बांग्लादेश की एक बहुत चर्चित लेखिका है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अगर होगा बाबू, अगर राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो मैक्सिमम जो लोकसभा है, हर 5 साल में लोकसभा क्या होता है? लोकसभा जो है वो क्या होता है पता है? लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है और उसका फिर चुनाव होता है। राज्यसभा भंग कभी नहीं होती है। तो अगर आपातकाल आ जाए तो मैक्सिमम उसका साल 5 साल से 1 साल बढ़ाया जा सकता है कि भैया अभी आपातकाल चल रहा है, अभी चुनाव नहीं हो सकता, चलो 1 साल मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, उसके बाद चुनाव कराना पड़ेगा। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, देखिए अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर लोकसभा चलाना हो तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत कोई पदाधिकारी इसका अध्यक्ष बन सकते हैं। चलिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा, याद रखिएगा, है ना। थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। थुम्बा में ये 1965 ईस्वी में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई थी। राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सबसे पहले अपनाया गया था। कहाँ भाई? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए, लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है बाबू? तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत के उदाहरण है। देखिए 3 पर्वत है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूरोप में आल्पस, यूरोप का आल्पस, दक्षिण अमेरिका का रॉकीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। और हमारे भारत में कौन सा है? तो हिमालय। बलित पर्वत होता क्या है? पर्वत 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा बलित पर्वत, तीसरा भ्रंशोत्थ पर्वत और चौथा जो होता है वो होता है अवशिष्ट पर्वत। देखिए बलित पर्वत क्या हुआ, हम लोग पहले बात है ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। देखिए पृथ्वी के अंदर में ज्वाला है और वो कभी कभी फट के बाहर निकलती है। तो ज्वाला जो बाहर निकलती है वो बहुत दिनों तक निकलते पर्वत का रूप ले लेती है। तो ऐसे पर्वत को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। दूसरा होता है कि ज्वाला अंदर से निकली लेकिन पूरा बाहर नहीं निकली, वो बीच में ही जम गई। और जमने से क्या होता है, मान लेते हैं कोई शिला जम गया बीच में, है ना, एक छड़ी लीजिए
और छड़ी को दोनों तरफ से दबाइएगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो सेम टाइप है कि अगर पृथ्वी के अंदर में अगर पर्वत जमी हुई है और उसमें दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है तो वो फिर ऊपर उठ जाता है। तो बलन से, दबाव से, मोड़ से जो पर्वत ऊपर उठा उसको कहते हैं बलित पर्वत। तीसरा जो पर्वत होता है वो होता है भ्रंशोत्थ पर्वत। अगर कभी कभी उसमें दबाव न होकर खिंचाव हो जाए तो वो ब्लॉक होकर टूट जाता है, और वो वाला भाग जब बाहर आ जाएगा तो उसको कहेंगे भ्रंशोत्थ पर्वत। और चौथा जो पर्वत होता है, जब ये सारे पर्वत टूट फूट के कुछ नए बनते हैं, यानी अवशिष्ट हो जाते हैं, बच खुच जाते हैं, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, है ना, 4 तरह का पर्वत होता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।